वेलकम टू नेशन इन्फो हब। आज हम आपको उर्दू अदब के एक अजीम शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के यौम वफ़ात पर उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने पेश करेंगे। फरमाते हैं, हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। ये तारीख़ी शेर इस अजीम हस्ती से मंसूब है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की पैदाइश 13 फरवरी 1911 को पंजाब के ज़िला नारवाल की एक छोटी सी बस्ती में हुई। उनके वालिद मोहम्मद सुल्तान ख़ान बैरिस्टर थे। फ़ैज़ की इब्तदाई तालीम मशरक़ी अंदाज़ में शुरू हुई और उन्होंने कुरान के 2 पारे भी हिफ्ज़ किए। फिर अरबी फ़ारसी के साथ अंग्रेज़ी तालीम पर भी तवज्जो दी गई। फ़ैज़ ने अरबी और अंग्रेज़ी में एमए की डिग्रियां हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दौरान तालीम फ़लसफ़ा और अंग्रेज़ी उनके ख़ास मज़ामीन रहे। तालीम से फ़ारिग़ होकर 1935 में फ़ैज़ ने अमृतसर के मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज में बतौर लेक्चरर मुलाजमत कर ली। यहाँ भी उन्हें अहम अदीबों और दानिश्वरों की सोहबत मिली, जिनमें साहबजादा महमूदुज़ ज़फ़र और उनकी अहलिया रशीद जहाँ, सज्जाद ज़हीर और अहमद अली जैसे लोग शामिल थे। 1941 में फ़ैज़ ने एल्स कैथरीन जॉर्ज से शादी कर ली। ये तासीर की अहलिया की छोटी बहन थीं, जो 16 साल की उम्र से बरतानवी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता थीं। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने उर्दू अदब में अपनी खिदमात से लाजवाल शोहरत उर्दू अदब को बख्शी। उनकी खिदमात में 1947 में उन्होंने इफ्तिखारुद्दीन के इसरार पर उनके अखबार पाकिस्तान टाइम्स में मुदीर आला की हैसियत से काम शुरू किया। लेकिन ये बात नाकाबिल फ़रामोश है, वो बुनियादी तौर पर एक शायर हैं। फ़ैज़ की शायराना क़द्र क़ीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका नाम गालिब और इकबाल जैसे अजीम शायरों के साथ लिया जाता है। उनकी शायरी ने उनकी ज़िंदगी में ही सरहदों, ज़बानों, नज़रियों और अक़ीदों की हदें तोड़ते हुए आलमगीर शोहरत हासिल कर ली थी। जदीद उर्दू शायरी की बैनुल अक़वामी शनाख्त उन्हीं की मरहून मिन्नत है। उनकी आवाज़ दिल को छू लेने वाली इनकलाबी नग़मों, हुस्न व इश्क के दिलनवाज गीतों और जबरो इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ एहतजाजी तरानों की शक्ल में अपने अहद के इंसान और उसके ज़मीर की मौस्सिर आवाज़ बनकर उभरती हैं। उनके अल्फाज और इस्तिआरों में अछूती, दिलकशी, सरशारी और पहलूदारी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़ैज़ ने शायरी का एक नया दबिस्तान कायम किया। फ़ैज़ बुनियादी तौर पर रोमानी शायर हैं। रोमानियत उनकी फ़ितरत है। वो ज़िंदगी की उलझनों, परेशानियों और तलख़ियों का सामना एक हसास शायर की तरह करते हैं, लेकिन न बगावत पर उतरते हैं और ना नारे लगाते हैं, बल्कि उन तलख़ियों को सहते हुए उसको ज़हर से अमृत बना देते हैं। वो एक अहद साज शायर थे और एक पूरे अहद पर असरअंदाज हुए। उनकी शायरी में कई उर्दू अंग्रेज़ी शोरा की गूंज सुनाई देती है, लेकिन आवाज़ उनकी अपनी है। फरमाते हैं, हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है ये इकराम ही तो है, दस्ते फ़लक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्ते फ़लक में गर्दिश अय्याम ही तो है। मज़ीद एक जगह फरमाते हैं, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, हर अजनबी हमें महरम दिखाई देता है, जो अब भी तेरी गली से गुज़रने लगते हैं। वो इस लिहाज से तरक्की पसंद शोरा के मीरे कारवां हैं कि उन्होंने जदीद अहद के तकाज़ों से अपनी शायरी को हम आहंग किया। उनकी गज़लों में एक नया लबो लहजा और नया तसव्वुर इश्क मिलता है। उसमें एक नई कैफियत के साथ साथ ताज़ा एहसास व इदराक और ख़ास वलवला मिलता है, जिसमें ताज़गी और शगुफ्तगी है। आलमी सतह पर ज़बान और इस्तिआरा में कोई मुनासबत न होने के बावजूद कुछ शायराना तजर्बात मुश्तरक होते हैं। मोहब्बत की दुनिया में वो मोहब्बत सबसे करते हैं और जबरो इस्तेहसाल किसी न किसी शक्ल में बनी नौए इंसान का मुक़द्दर रहा है। फ़ैज़ ने इंसानी ज़िंदगी के उन 2 पहलुओं को इस कदर एक कर दिया कि इश्क का दर्द और जबरो इस्तेहसाल की अज़ियत एक दूसरे में मुदगम होकर एक फरियादी सी बन गई। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी ने गोया उनकी शायरी में महसूस हो रही कमी को मुकम्मल कर दिया। वो
رومانوی شاعر تو پہلے سے ہی تھے، اس تحریک نے ان کے ذہن میں ایک انقلابی فکر پیدا کر دی۔ کہتے ہیں اپنی مشہور زمانہ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، فرماتے ہیں میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ اپنی انہی انقلابی افکار کی بدولت انہیں پاکستان کی کسی حکومت نے پسند نہیں کیا۔ ان کی اپنی اسی فکر کی وجہ سے انہیں بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 5 سال انہوں نے پاکستان کی مختلف جیلوں میں گزارے۔ آخر اپریل 1955 میں ان کی سزا معاف ہوئی۔ رہائی کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ 1958 میں فیض ایک بار پھر پاکستان واپس آئے، لیکن جیل خانہ ایک بار پھر ان کا منتظر تھا۔ اسکندر مرزا کی حکومت نے کمیونسٹ مواد شائع اور تقسیم کرنے کے الزام میں ان کو پھر گرفتار کر لیا۔ اس بار ان کو اپنے مداح ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کے نتیجے میں 1960 میں رہائی ملی اور وہ پہلے ماسکو اور پھر وہاں سے لندن چلے گئے۔ اپنی ادبی خدمات کے لیے فیض کو بین الاقوامی سطح پر جتنا سراہا اور نوازا گیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1962 میں سوویت یونین نے انہیں لینن امن انعام دیا، جو اس وقت کی ذو قطبی دنیا میں نوبل انعام کا بدل تصور کیا جاتا تھا۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے ان کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ 1976 میں ان کو ادب کا لوٹس انعام دیا گیا۔ 1990 میں حکومت پاکستان نے ان کو ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ پھر 2011 کو فیض کا سال قرار دیا۔ فیض نے تصانیف کی ایک لمبی فہرست اپنے پیچھے چھوڑی ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہسنگ، سروادی سینہ، شام شہریاراں اور میرے دل میرے مسافر کے علاوہ نثر میں میزان، صلیبیں میرے دریچے میں اور متاع لوح و قلم شامل ہیں۔ انہوں نے 2 فلمیں جاگو سویرا اور دور ہے سکھ کا گاؤں کے لیے گیت بھی لکھے۔ فیض اور ایلس کی مشترکہ تخلیقات میں ان کی 2 بیٹیاں سلیمہ اور منیزہ ہیں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اسی طرح کی مزید بائیوگرافیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔